अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सर अल्लाह का शुक्र। सर आप कैसे हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। जी बेटा, कैसी लाइफ चल रही है आपकी? सब अल्लाह का शुक्र है, सब बेहतर है अल्लाह के फजल करम से। और जी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, अभी प्रीवियस क्लास में कुछ असाइनमेंट थी, क्लास के अंदर ही पढ़नी थी, वो किया बस। अच्छा 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 अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है कि आप क्लास में जी असाइनमेंट करवा ली। हम्म? सर ने नेक्स्ट क्लास में किसी भी तो लेना ना सर, इसी असाइनमेंट बेस पे। और जी, बाकी सारे चलें, जैसी क्लास का टाइम स्टार्ट होता है हम स्टार्ट करते हैं जी इसको। जी सर ठीक है। ये हम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप बेटा? ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। सर जी आपने बेटा, पिछली क्लास अल्लाह में का मेरी शुक्र सर। अटेंडेंस नहीं लगाई। आप सुनाएं कैसे हैं? आप हैं कौन बेटा? कौन सर बात कर मोहम्मद रहे सामिन सर। हैं? हाँ, मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस। कौन सी क्लास में अटेंडेंस नहीं लगी बेटा आपकी? सर पिछली क्लास में। एक सेकंड रुको बेटा। मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस, अच्छा। आपका एब्सेंट लगी हुई है उसमें? जी सर। एक सेकंड बेटा, ये चेक करने दें मेरी मिस्टेक है या आप क्लास में अटेंडेंस में नहीं थे। ये सर दो दफा डिस्कनेक्ट हुआ था, लेकिन मैंने किसान के बाद में फोन कनेक्ट हो गया था। अच्छा जी, मोहम्मद, आपका अवैस सिद्दीक और है ना? जी सर, वो कुछ और है। अवैस सिद्दीक नहीं बेटा, मेरे पास नहीं शो हो रहा आपका ना। आपका नाम मेरे पास ना स्क्रीन शॉट्स में शो नहीं हो रहा। अच्छा। हम्म, हम सर। आप क्या कहते हो तो मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन जी सर शॉट ठीक है, आप। आप ऐसी बात नहीं है, मैं इंशाल्लाह हाँ, कोशिश करूंगा कनेक्ट रहने की। हम्म, हो जाता है बाजुकात, लेकिन आप मुझे ना उसी टाइम पे मैसेज कर दिया करो ना कि डिस्कनेक्ट हो गया है। मैंने तो जी सर स्क्रीनशॉट ठीक। लिया था लेकिन उसमें आया नहीं आपका नाम ना। मैं फिर भी डिटेल से देख रहा हूँ कि आपका नाम नहीं बेटा, इसमें नहीं है आपका नाम ना। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं, एक दो क्लासेस मिसेज हुई हैं, कोई बात चलो कोई नहीं, एंड पे अगर प्रॉब्लम हो तो हल हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। नहीं। इंशाल्लाह, थैंक यू सर। शॉर्ट अटेंडेंस नहीं होते आप। अस्सलाम ओके वालेकुम सर। सर। वालेकुम सलाम जी, वैस जी जैद, क्या जैद। हाल है? ठीक जैद, आप ठाक सर, पिछली आप क्लास सुनाएं में नहीं कैसे थे हैं? बेटा, किधर थे आप? सर वो जरा फंक्शन था शादी का, तो उधर बिजी था मैं। लो, तुमने बिरयानी नहीं खिलाई उसको राफे को बुला के? सर ये भागा आया था, मैंने इसे भगा दिया। मैंने कहा इसने तो देख पूरी मांग देंगे। जैसे भीख मांगना शुरू कर देनी ये है, अल्लाह का नहीं शुक्र है खा लेते हैं हम। नहीं ऐसे तो ना करें। और सर आप सुनाए, तबीयत वगैरह कैसी है? शुक्र है अल्लाह का, सब खैरियत है। सर ये थोड़ा सा टाइम ही चेंज कर लें क्लास का। अस्सलाम बेटा, सर। वालेकुम अस्सलाम, ये मेरे हाथ में नहीं है टाइम चेंज करना, ये तो सर नहीं, यूनिवर्सिटी वो वालों ने। टीचर्स और भी टीचर्स ने चेंज किया सर। देखे मेरी बात सुने, 5 या 5:30 बजे नमाज शुरू हो जानी है, अजान शुरू हो जानी है, तो अच्छा, 6 बज जाते हैं हमें फारिग होते थे। आधे घंटे की नमाज? सर आधे घंटे की नमाज ही, मतलब वो फिर 15-20 मिनट तो इंसान को लग जाते हैं ना, वो उस टाइम पे आप पढ़ा रहे होते हैं। हाँ, मैं ना कोशिश करता हूँ कि ये 4:45 बजे नमाज पढ़ लूँ जब लेक्चर होता है ना मेरे इस टाइम पे। जी। लेकिन आज मेरे से भी नहीं पढ़ी गई नमाज, मैंने भी पढ़नी है, लेकिन नहीं वो मैं सर, मेरी क्लास बात को सुने आज। ना, थोड़ा जल्दी हो जाए ना तो वो बड़ा बेहतर हो जाएगा।
फिर हम जल्दी फारिग, इस टाइम पे आपको पता है हर बंदा थका होता है, वो पहले 2 क्लासेस लेके अब तीसरी, अब सुबह का टाइम कर लें कोई 12 बजे 1 बजे वाली स्लॉट में कर लें। बेटा आप अकेले के लिए तो क्लास ही ना होगी, अगर साढ़े आप सर नहीं, बारह सारे, वाले बाकी सबसे टाइम कर पूछ लें। लें, सर पूछ लें बाकी क्लासेस 12 वाले कर लें, 12 या 1 बजे स्लॉट कर लें। आप अपनी तरफ से एक मूवमेंट करें ना, तो 12:30 वाला का कर लें सर। भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 12:30 आपकी क्लास कंडक्ट करने में। मेरी 12 बजे जी क्लास सर। ओवर होती है, मैं 12 12:30 आप लोगों की क्लास ले लूंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 12:30 हमारी ठीक है। सवा घंटे, सर 12:30 12:30 ठीक है, हमारे सवा कोई घंटे की क्लास नहीं है। क्लास होनी है। हम पूछ लेंगे सबसे, किसी को कोई इशू आप ना हो तो। आपस में डिसाइड कर लेना बेटा, मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको अपनी अवेलेबिलिटी दे दी है। 12 बजे मेरी ठीक दूसरी है सर, आप क्लास ओवर 12, होती है, तो मैं आपको साढ़े ठीक सर। बारह बजे हमारा वैसे ना बात सुनो सर, सर हमारा 2 बजे लेक्चर शुरू होता है, ठीक है, तो आप 12:30 शुरू करें तो हमारा 1:45 पे खत्म हो जाएगा हाँ तो ओके है। लेक्चर, या 12 बजे भी शुरू करें तो सवा 1 जो है खत्म हो जाएगा। सर ये 12 बजे 4:30 कर लें शुरू, 12 बजे 4:30 नहीं, शुरू कर लें, 5:30 भाई खत्म सब। 4:30 क्लास होती है हमारी। वही हिसाब होता है, 12 वाली स्लॉट क्या फ्री है, हमारी आप तब हमारी बता क्लास दो। हो रही है? बेटा अभी ना ये बहुत, ये जो टास्क आपने ले लिया ना, ये इंतहाई मुश्किल काम है। सर ये हम पूछ के ना आपको अगली क्लास में बता देंगे फिर सारा। आप खुद ही इसको डिसाइड करें। साढ़े ठीक बारह है सर, हम अगली क्लास चार में आपको लेक्चर्स बता सर, देते हैं। 4-5 लेक्चर्स रह गए हैं वैसे। क्यों 4 5 रह गए, 10 लेक्चर पड़े हैं अभी। 10 लगते हैं। जी जी। सर हम आपको ना सारा सिक्योरिटी पूछ के बोर्ड ना पे अगली होगा। क्लास में बता देंगे, ठीक है। जी जी, आप आपस में डिसाइड करें। 12:30 इज ओके फॉर मी, ठीक है, 12:30 ठीक है सर, ओके। अगली क्लास में बता देंगे आपको। ओके फाइन। जी तो सर बड़े हैंडसम लग रहे हैं सर हैं। बेटा मक्खन ज्यादा हो गया है। मैंने तो इतना वजन गेन कर लिया है कि मैं खुद परेशान हूँ उस टाइम पे। सर अच्छी बात है, घर रह रहे के तो वैसे ही वजन ऑटोमेटिक गेन तो हो ही जाता है। जी एक सेकंड रुकिएगा, अजान हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। इशू नहीं।
जी स्टूडेंट्स, अजान हो चुकी है तो अब लेक्चर का आगाज करते हैं। तो मैं बाद में पढ़ूंगा। जी जी। तो बात यह है कि हमने सबसे पहले टेस्टिंग द सेल सिस्टम हमने किया था और उसको हम कवर कर चुके हैं, और आज हमने स्टार्ट करना है टेस्टिंग द परचेज सिस्टम। टेस्टिंग द सर परचेज। जी बेटा। सर एक बात बता दें, जो पेपर अब हमारा अगर ऑन कैंपस होता है तो हम्म, जैसे आपने मिड लिया, मिड तो हमारा पूरा कॉन्सेप्शनल था, तो जो ऑन कैंपस पेपर होगा वो कॉन्सेप्शनल होगा या वो स्लाइड्स में से ही आएगा? बेटा हमने बूटियां तैयार करनी, क्या करना है आपने? सर बूटियां नहीं, वहां पर रट्टे ही वो चलते हैं, आप वहां पर तो नहीं ना इतना कॉन्सेप्ट अब क्लियर नहीं नहीं होता नहीं, बंदे आप का। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें। सर कॉन्सेप्चुअली ये तो हम ओपन बुक पेपर था ना? हाँ हाँ, इसलिए तो सर थोड़ा सा वो मैंने ओपन बुक टेक्निकल पेपर तो नहीं बनाया ना था है? और फंस गए थे आप तो वो स्टूडेंट्स। टेक्निकल ना हो सर। सर वो तो नहीं ना नहीं, हो टेक्निकल टेक्निकल। इतना ही होता है कि आपने थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है और आपका पेपर हल हो जाए। असल में ये टेक्निकल पेपर इसलिए बनाया जाता है कि बंदा स्टूडेंट जो है वो सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है या मिलजुल के दिमाग इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि राय आमा जो है वो इंडिविजुअल की राय पे जो है वो ओवरटेक कर लेती है, फिर सारों के आंसर एक जैसे आने लग जाते हैं और फिर स्टूडेंट सर पकड़े मिलजुल के जाते हैं। करने में यूनिटी है। क्या हुआ? सर इत्तेफाक में बरकत है। जी जी, फाग वो में हम, बरकत। मैं आपको लेके चलता हूँ, हम चलते हैं फलस्तीन, इत्तेफाक में बरकत वहां पे साबित करके आते हैं। सर जी जिहाद करने निकलने लगे। हाँ तो फिर ऐसे ही है ना, चले सर। किसी काम में फायदा तो हो ना भाई। अल्लाह की राह में शहीद होंगे तो सर कुछ ये फायदा राफे ना। को ना लेके जाएं, इसको आपको बिरयानी की देग लेके जानी पड़नी है, इसने वहां जाके भी कहना मुझे कुछ खिला दो। नहीं भाई नहीं, जज्बा राफे होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, शहादत वाकई जज्बा होना प्रायोरिटी चाहिए। होनी चाहिए आपकी। चलें खैर जी, हम टॉपिक से हट रहे हैं। तो टेस्टिंग द परचेज सिस्टम आज हमने करना है। अच्छा, टेस्टिंग द परचेज सिस्टम में सिर्फ एक डायग्राम आपको देखने को मिलेगी, और बाकी ये है कि आपने अगर इसको गो थ्रू करना है तो आपके नोट्स आपके पास होंगे, मैं आपको दे चुका हूँ नोट्स, पीडीएफ की फाइल, आप उसमें इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। टेस्टिंग द परचेज सिस्टम मोस्टली जो है इसकी रिजेम्बलेंस है टेस्टिंग द सेल सिस्टम के साथ। अब टेस्टिंग द सेल सिस्टम में हमने चीज देखी कि ऑर्डर किसी ने प्लेस किया, और जब ऑर्डर हमारे पास आया तो उसको हमने चेक किया और उसके अगेंस्ट फिर हमने जो है वो सेल जो है वो कंप्लीट की। लेकिन उससे पहले क्रेडिटर चेक हुआ, कंट्रोल अकाउंट चेक किए गए कि आया इस कस्टमर की इतनी क्रेडिट लिमिट है कि हम इसको और स्टॉक जो है वो इशू करें। उसके अलावा और बहुत से चेक्स थे, इनवॉइस नंबर का और गेट पास का, और जो है हम लोगों ने बहुत से डॉक्यूमेंट्स उसमें बनाए, बहुत से लोगों की अप्रूवल्स लेनी थी, हमने वो भी ली। और उसके बाद जब एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया तो उसकी फाइलिंग भी हमने की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जमा कराए। फिर हम जाके कहीं निकले टेस्टिंग द सेल्स सिस्टम थे। सेल्स सिस्टम जो है वो छोटा सा सिस्टम नहीं था, काफ़ी लंबा चौड़ा सिस्टम था, और इसको हमने जब कंप्लीट किया तो अब हम आ चुके हैं टेस्टिंग द परचेज सिस्टम की तरफ। मैं अभी आप लोगों की क्लासरूम में ही बैठा हुआ हूँ यूनिवर्सिटी आके, तो आप लोग मुझे देख के क्लासरूम का जो है वो मज़ा लें। आज मैं आपकी चेयर पे बैठा हुआ हूँ, ये ना हो कि मुझे बैठे बैठे आपको पढ़ाते पढ़ाते नींद आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं टेस्टिंग द परचेज सिस्टम की माहौल तरफ। तो वही बना हुआ सर। जी जी, वो देखें ना, ये देखें कोई भी नहीं है क्लास के अंदर, आपकी टीचर जो है वो अकेले आके बोर हो रहे हैं। सर जी और जिन्न वगैरह तो होंगे आप। सर 7 जून को हम भी आ रहे हैं। 7 जून को आ जाए बेटा, सर मैं तो जिन्न कहता हूँ। होंगे साथ कोई जिन अपने जुन दोस्त। यार, यहाँ पे क्या होने हैं जिन जुन। अच्छा जी, टेस्टिंग द परचेज सिस्टम की तरफ आते हैं। अब कोई भी मजाक होगा हम टेस्टिंग द परचेज सिस्टम के बाद करेंगे, और उसके बाद फिर हमने आज कोशिश करनी है मैंने कि मैं टेस्टिंग द परचेज सिस्टम भी करवा दूं, और अगला जो टेस्टिंग द पे रोल सिस्टम है उसको भी हम लोग देख लें। टेस्टिंग द परचेज सिस्टम लें जी। परचेज के अंदर आपके ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है परचेज ऑर्डर, गुड रसीद नोट, उसके बाद गुड रसीद नोट को आगे भेजा जाता है, परचेज इनवॉइस होती है, क्रेडिट नोट होता है,
और फिर क्रेडिट नोट के बाद आप देखते हैं जनाब पेबल्स लेजर कंट्रोल देखने हैं आपने, और पेबल्स लेजर कंट्रोल के बाद आपने जी यहाँ पे पेबल्स लेजर कंट्रोल के बाद जाके आपकी जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप स्टार्ट करेंगे जी जब आपने परचेज ऑर्डर प्लेस किया। परचेज ऑर्डर प्लेस का मतलब क्या होता है कि आपके किसी डिपार्टमेंट को या किसी भी डिपार्टमेंट जहाँ पे आपको आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसके अलावा आपको ऑफिस यूज़ के लिए, इसके अलावा किसी भी आइटम को जब भी किसी कंपनी ने परचेज करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले छोटी छोटी कोटेशंस मंगवाई जाती हैं। जब कोटेशंस डिफरेंट आ जाती हैं तब उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस किया जाता है उन कोटेशंस की बेस के ऊपर। अच्छा जी, अब आपका क्या ख्याल है कि कोटेशन वैसे ही मुंह उठा के मंगवा ली जाती है? ऐसे नहीं होता। असल में पहले सबसे पहले डिमांड क्रिएट होती है। जब डिमांड क्रिएट होती है तो उसके लिए रेक्विजिशन बनती है। रेक्विजिशन का मतलब ये है कि हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है। जब वो रेक्विजिशन स्लिप जो है वो प्रॉपरली फिल्ड होती है उसके ऊपर फिर सिग्नेचर होते हैं कि ये रेक्विजिशन अप्रूव किसने किया। रेक्विजिशन बनाने वाला और होता है, रिक्वायरमेंट करने वाला और होता है, और इसको अप्रूव करने वाला थर्ड पर्सन सेपरेट होता है। अब एक बंदा जो ये तीनों चीज़ें कर सकता हो तो वो खुद ही से चीज़ें बना के रिक्वायरमेंट बना के खुद ही अप्रूव कर दे और उसके बाद जनाब रिसीव नोट्स के ऊपर भी सिग्नेचर कर दे कि मैंने रिसीव कर ली है, तो काम हो गया और आपने ऑडिट भी कर लिया। सारे काम जो है ना वो फ्लैट हो जाएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑडिटर इस चीज़ को चेक करता है कि ये तीनों पार्टीज जो हैं या तीनों पर्सन जो हैं वो डिफरेंट हैं। लें जी, टेस्टिंग द परचेज सिस्टम। अब परचेज ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, ठीक है जी। ऑडिटर यहाँ पे क्या चेक करेगा? चेक करेगा कि एविडेंस ऑफ अ सीक्वेंस चेक मौजूद है। आपने सीक्वेंस वाइज ही ऑर्डर किया है, वहां पे सीक्वेंस नंबर मौजूद है। एविडेंस ऑफ अप्रूवल कि ये ऑर्डर किस बंदे ने प्लेस किया है, क्या इसको इसकी जरूरत थी इस डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ने रेक्विजिशन दी है और डिपार्टमेंट वाइज ये उसके डिपार्टमेंट हेड ने इसको अप्रूव किया हुआ कि नहीं किया हुआ, ठीक है जी। और थर्ड जो आपने चेक लगाना है वो एडहेरेंस टू अथॉरिटी लिमिट्स है। क्या मतलब है कि जिस बंदे ने इस ऑर्डर को अप्रूव किया है आइदर ही इज अलाउड टू अप्रूव दैट परचेज ऑर्डर। बहुत से केसेस में ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखा जाता है कि छोटे छोटे 1000, 2000, 3000 के जो ऑर्डर्स हैं वो छोटे लेवल के ऊपर जो मैनेजर्स होते हैं वो अप्रूव कर लेते हैं। लेकिन कोई भी ऑर्डर 10,000 से ज़्यादा हो या 15,000 से या 50,000 से ज़्यादा हो या एक लिमिट होती है कि इस अमाउंट से ज़्यादा का ऑर्डर है तो वो लाजमी किसी ना किसी बड़ी पोजीशन होल्डर से जो हायरार्की में आपसे ऊपर है और मैनेजर से ऊपर है उससे अप्रूव करवाना ज़रूरी है। और जब तक वो अप्रूव वहाँ से नहीं होता तो तब तक आप जो है वो ऑर्डर गो थ्रू नहीं होगा। मैं कोक की एग्जांपल लेता हूँ। 5 लाख से बड़े जितने भी ऑर्डर्स हैं उनके लिए उनको बड़े मैनेजर की सिग्नेचर की ज़रूरत है और उससे छोटे ऑर्डर के लिए वो बड़े मैनेजर की या जो हेड है उनका डायरेक्टर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। टेस्ट फॉर एविडेंस ऑफ अ सीक्वेंस चेक। अब आप सीक्वेंस कैसे चेक करेंगे? ऑब्वियसली मैंने आपको रेक्विजिशन का बताया कि रेक्विजिशन आपने फिल करनी है। रेक्विजिशन एक बुक होती है छोटी सी बनी हुई और उसके अंदर 2 या 3 सफ़े होते हैं पर रेक्विजिशन के, एक रेक्विजिशन की कॉपी उसमें मौजूद होती है। अब रेक्विजिशन जब आपने बनाई है तो उसके ऊपर भी सीरियल नंबर्स मौजूद होते हैं और उसको आपने चेक करना है। खैर बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा खाना बनाया हुआ है गुड्स रिसीट नोट। गुड्स रिसीट नोट का मतलब क्या है कि आपने ये गुड्स जो ऑर्डर की थी वो रिसीव कर ली हैं। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो ना पेमेंट का जिक्र हुआ
ना हमें कोई बताया गया कि कितने की खरीदी गई है, ना हमें ये पता कि ये डॉक्यूमेंट क्या बना था। सिंपल आपने आप गुड्स रिसीट नोट पे आ गए। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशंस में मैं आपको पहले बताऊं कि पहले कोटेशंस होती हैं, कोटेशंस अप्रूव होती हैं, उस कोटेशन के हिसाब से उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कैश का काम बहुत कम होता है, क्रेडिट का काम बहुत ज़्यादा होता है। क्रेडिट का काम इसलिए ज़्यादा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट एक तो मिल भी जाता है, दूसरा ये कि वो अपना पैसा जल्दी नहीं फंसाते, वो ऑन गोइंग प्रोसेस या ऑन गोइंग लूप के अंदर फंसे होते हैं अपने सप्लायर्स के साथ भी, और अपने जो आगे से होलसेलर्स या रिटेलर्स होते हैं उनके साथ भी ये लूप में फंसे होते हैं। एक तरफ से रिकवरी हो रही होती है, एक तरफ से ये पेमेंट्स आगे कर रहे होते हैं। तो गुड्स रिसीट नोट जो आएगा उसको आपने सीक्वेंस के साथ चेक करना है कि क्या ये जो ऑर्डर प्लेस किया था उसका सीक्वेंस और ये गुड रिसीट नोट का सीक्वेंस सेम है। इन दोनों को चेक करना है आपने कि क्या वही जो चीज़ें हमने गुड रिसीट नोट के ऊपर लिखी हुई हैं वही हमने ऑर्डर की थी कि नहीं ऑर्डर की थी। ठीक है जी। टेस्ट फॉर एविडेंस ऑफ अ सीक्वेंस चेक, ये 2 दफ़ा लिखा गया है, इसको हम चलें आगे चलते हैं। इसके बाद फिर परचेज इनवॉइस जो है उसको हमने देखना है। परचेज इनवॉइस क्या है? टेस्ट फॉर सीरियल नंबर। परचेज इनवॉइस के ऊपर आपका सीरियल नंबर सही लिखा हुआ है और बगैर सीरियल नंबर के तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीरियल नंबरिंग को चेक करना, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा देखने में आया है कि विदाउट सीक्वेंस या रॉन्ग सीक्वेंस के साथ कोई इनवॉइस आ गई है, उसके ऊपर सारी रिकवरी वगैरह हुई हुई है, तो पता चलता है बाद में कि इस तरह की इनवॉइस कभी जो है ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया गया था। तो 2 नंबर जो है इनवॉइस बुक्स भी लोगों ने बनाई होती हैं और वो भी जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये आप जब ऑडिटर आएगा वो इन चीज़ों को चेक करेगा कि ये 2 नंबर रसीद तो नहीं कहीं से चली गई, सीक्वेंस जो है वो प्रॉपर है इनका। जी एक सेकेंड जी, 4 स्टूडेंट्स इकट्ठे ही जो है लुकिंग हॉट सर, लुकिंग सर टुडे लुकिंग हॉट, ओके। So does this infer to SKU that serial numbers? SKU stands for Saad. साथ SKU क्या से क्या मुराद है? स्टॉक किट यूनिट? नहीं, ये कुछ और चीज है बेटा। स्टॉक किट यूनिट क्या होती है, जरा बताएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये कुछ स्पेशल टर्म है जो स्टॉक कीपिंग यूनिट। ओके, मैं यही परेशान था, स्टॉक किट यूनिट क्या होगा। स्टॉक कीपिंग यूनिट आपका स्टोर होता है बेटा। खैर मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को। डज दिस, अभी इसको हम बाद में देखते हैं ये क्या है, आपको अभी जब समझ आ जाएगी मैं अभी समझाने लगा हूँ तमाम चीज़ें इसकी परचेजिंग की, फिर उसको देखते हैं कि आप इसको खुद ही समझ जाएंगे कहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे। आगे आते हैं जी। सीरियल नंबर के बाद एविडेंस ऑफ स्टॉक सीक्वेंस चेक आपने चेक कर लिया। एविडेंस ऑफ मैचिंग परचेज इनवॉइसेस विद गुड्स रिसीव्ड नोट्स एंड परचेज ऑर्डर, ये आपने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का चेक एंड बैलेंस लगाना होता है। क्या करना है आपने कि आपने परचेजेस इनवॉइस आपके पास है कि आपने ये ऑर्डर प्लेस किया था, उसको आपने जब स्टॉक रिसीव करेंगे तो एक आप गुड्स रिसीट नोट्स बनाएंगे, एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे। उन दोनों को आप आपस में जो है वो टैली करेंगे कि यार ये दोनों, इस पे ये लिखा हुआ है, इस पे क्या वही चीज़ें आ गई हैं या इसके अंदर कुछ चीज़ें कम आ गई हैं या ज़्यादा आ गई हैं। बाज़ औक़ात होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप ये देखते होंगे कि सर मुझे आज की क्लास का लिंक नहीं रिसीव हुआ, काइंडली अपडेट में। ओके ठीक है। अब होता ये है बाज़ औक़ात आप कुछ डिलीवरी मंगवाते हैं, घर पिज़्ज़ा मंगवाया, तो पता चलता है कि आपने ऑर्डर तो किया था चिकन टिक्का लेकिन आपको लजानिया पिज़्ज़ा दे गया। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी एग्जांपल मैंने आपको दी है। क्या मतलब है, ऑर्डर कुछ और किया था, आ कुछ और गया।
अब आपने जब दोनों इनवॉइसेस को मैच किया तो पता चला जनाब हमने तो ऑर्डर ही कुछ और स्टॉक किया हुआ था, इन्होंने हमें केमिकल ए की जगह पे केमिकल सी भेज दिया है, तो ये तो बड़ा गलत काम हो गया। असल में ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑर्डरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो ह्यूमन एरर का चांसेस मौजूद होते हैं, और ह्यूमन एरर की वजह से कुछ ऑर्डर्स चेंज भी हो सकते हैं, कुछ ऑर्डर कम भी हो सकते हैं, कुछ ऑर्डर ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लेकिन जब आप ये इनवॉइसेस को गुड रिसीव नोट से मैच करते हैं तो इससे अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो वो डिस्क्रिपेंसी आपकी दूर हो जाएगी। फिर आपका अगर दिल कर रहा होगा कि आपने फजीता पिज़्ज़ा खाना है तो फजीता ही आपको डिलीवर होगा। अभी ठीक है जी, ये फजीते की एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी कि बाज़ औक़ात हमारे ऑर्डर जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी इस तरह ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। उसमें ये गलती आप कहें जी उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ह्यूमन एरर्स के चांसेस जो है वो हर जगह पे मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है जी, एविडेंस ऑफ चेकिंग कास्ट्स, एक्सटेंशंस एंड टैक्स ट्रीटमेंट्स। आपने जो भी कैलकुलेशन की है या जो भी वैल्यूज है वो सही आपने पुट करनी है। सपोज अगर एक आपको आइटम मिल रही है 100,000 की, तो आपने उसको 10,000 या 100,000 10 लाख नहीं कर देना, आपने उसको वैल्यू उसको चेक करना है कि ये वैल्यूज ठीक है कि नहीं है। एक्सटेंशन एंड टैक्स ट्रीटमेंट्स का मतलब ये है कि कोई अगर आपके सपोज किसी के ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट टैक्स ज़्यादा है किसी के ऊपर कम है, तो वो भी हमें चेक करना है कि वैल्यूज तमाम की तमाम हमने जो कैलकुलेशन की हुई है वो सब की सब ठीक हो। एविडेंस ऑफ अकाउंट कोडिंग, जब आप परचेजेस करते हैं तब ऑब्वियसली आप कोडिंग इस्तेमाल करेंगे अपने लेजर कंट्रोल अकाउंट्स के ऊपर। तो जिस बंदे को आपने ऑर्डर प्लेस किया है उसके लेजर में जाने के लिए आपने कोडिंग जो है वो ठीक की है कि गलत की है, इसको भी हम चेक करें। इनिशियलिंग ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, इनिशियलाइजिंग ऑफ इनवॉइस ग्रिड फॉर वर्क डन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक बड़ी सी स्टैंप होती है, इनवॉइस ग्रिड कहते हैं, वो एक स्टैंप सी लगती है, वो आपकी कंप्लीट है, आपने पेस्ट की हुई है, लगाई है इसके ऊपर कि नहीं। अप्रूवल ऑफ परचेज इनवॉइस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, आप उसके बाद उसके देखेंगे कि ये जो अप्रूवल के लिए आई है आपके पास इनवॉइस, इसको आपने फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यानी कि अब ऑर्डर प्लेसमेंट की तरफ आप चले जाएंगे, ये देखेंगे। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें एक ऑडिटर बाद में चेक करेगा। याद रखिएगा ये वो स्टेज है जहां पे आपकी हर चीज़ जो है वो हो चुकी है, ऑर्डर भी प्लेस हो गया था, काम सारे हो गए थे, कास्टिंग भी सही हो चुकी थी। अब आप देखेंगे ये कि अप्रूवल ऑफ परचेज इनवॉइस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ये एंड पे आ रहा है, 7वां पॉइंट है। हालांकि इससे पहले ही गुड्स रिसीव नोट भी बन चुका हुआ है और इनवॉइसेस फॉर गुड्स भी बन चुकी हैं। तो बेटा ये सारे चेक्स हैं जो कि एक ऑडिटर ने प्लेस करने, टेस्ट करने हैं कि यार ये चीज़ें हुई थी कि नहीं हुई थी। देखो एक इन्वेस्टिगेटर है, वो मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और मर्डर हो चुका हुआ है, वो अब आके बताता है या वो चेक करेगा कि मर्डर किस तरीके से हुआ। अब उस चीज़ को चेक करेगा कि सपोज अगर वो एक किलर को पकड़ लेते हैं और किलर कहता जी मैंने कत्ल ऐसे ऐसे किया था, तो वो ऑब्वियसली सारे प्रोसेसेस एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर है वो कुएं पे जाएगा, चेक करेगा कि यार ये वाकई जो उसने स्टेटमेंट दी है उससे तमाम शहादतें मैच करती हैं कि नहीं मैच करती। दिस इज द प्रोसेस विच एन ऑडिटर इज डूइंग राइट नाउ। ये मैंने बहुत ही सख्त किस्म की एग्जांपल दे दी आपको, लेकिन ऑडिटर इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज रिटन इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। ठीक है जी, वो टेस्ट करता है इस चीज़ को। अब परचेज इनवॉइसेस के ऊपर जो चेक्स उसने टेस्ट अप्लाई करने थे वो उसने कर लिए हैं। नेक्स्ट इज द टर्म
क्रेडिट नोट। जी क्रेडिट नोट की बात करेंगे हम। क्रेडिट नोट क्या है? टेस्ट फॉर एविडेंस ऑफ मैचिंग क्रेडिट नोट्स टू गुड्स रिसीट नोट्स। अब आपने GRN तो रिसीव कर ली है, अब GRN आ गई है, तो अब आपका नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम ये है कि जिस पार्टी से आपने स्टॉक ऑर्डर किया था और स्टॉक रिसीव किया था, अब उस पार्टी के लेजर अकाउंट्स के अंदर आपकी पेमेंट जो ये इसकी अमाउंट है उसको हमने डाल देना है। पहले अगर आपने एक पार्टी का 10 लाख रुपया देना था और अब आपने उसको नया ऑर्डर प्लेस किया 500,000 का, तो जब 500,000 का स्टॉक रिसीव करना है तो आपका नहीं ख्याल कि आपको वो 500,000 की अमाउंट उसके अकाउंट में डाल देनी चाहिए। पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट टेस्ट फॉर एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ एडजस्टमेंट टू पेबल लेजर्स। यहाँ पे आप चेक करेंगे कि ये जो पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट की जो एडजस्टमेंट्स हैं या ऑथराइजेशन है उनकी किसने दी है, वहाँ पे इसकी अमाउंट्स को किसने जो है वो नोट कर किया है। फिर आगे चलते हैं जी। आगे ये ओके ओके लास्ट पे आ जाता है पेबल लेजर्स, एविडेंस ऑफ रिव्यू ऑफ रिकॉन्सिलेशन ऑफ परचेज लेजर लिस्टिंग। क्या कर रहे हैं कि आपने जो परचेजेस किए हैं उसके लेजर को रिकंसाइल कर रहे हैं, अपने पास भी कर सकते हैं और जो जिससे आपने परचेजेस की है उसके पास से भी आप लेजर मंगवा के तो उसके साथ एक ऑडिटर मैच कर सकता है। एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ एडजस्टमेंट्स टू परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है जी, अगर कोई एडजस्टमेंट्स हैं तो वो किसने अप्रूव किए हैं और उस बंदे के सिग्नेचर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप मौजूद है। कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे इस डिपार्टमेंट का यहाँ पे अगर अपनी कोई खामी या कोताही छुपाना चाहे तो वो छुपा सकता है कि वो एडजस्टमेंट कर दे लेजर कंट्रोल में और पता चले कि एक कैशियर ने वो पैसे रिसीव कर लिए हैं, आप अभी तक उसको शो करवा रहे हैं कि ये पैसे हमने अभी तक जो है इसको पे कर दिए हैं, और बाद में पता चलता है कि अगले महीने उतने ही पेमेंट जो है दोबारा से खड़ी हुई है। क्यों जी? कि हमने अभी उस तक उसको पेमेंट नहीं की। मैं एक रेस्टोरेंट को जो है ना कंसल्टेंसी दे रहा था, तो वो जो उसका मैनेजर था ना, उससे मैंने कहा जी अकाउंट्स में चेक करवाया करो। जब अकाउंट चेक करवाने लगा ना, करवाता था वो मुझे, मैंने एक दिन पूछा यार कितना बैलेंस है, तो वो कहता जी ये इतने तरह जो है ना लोगों के पैसे देने हैं। मैंने कहा अच्छा, वो क्लियर कर दिए। फिर मैंने पूछा 2-3 दिन बाद, तो वो कहता जी इतना बैलेंस है। वो हर दूसरे तीसरे दिन ना नया मुझे, मैं कहूँ यार परचेजेस तो हमने की नहीं, तो इतना बैलेंस कहाँ से आ गया? कहते सर आपको अगर सारे बैलेंसेस इकट्ठे बता देता ना तो मसला हो जाना था, आपने कहना था ये क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा अच्छा, ये बड़ा ही चालाक कोई शातिर किस्म का आदमी। खैर मैंने ना उससे कहा कि जी अब सारे बैलेंसेस जो है ना नील करके मुझे बताओ। एक दिन मैंने ना उसको पकड़ लिया, वो मैंने मुर्गी वाले को पैसे दिए, उसने 5,000 रुपया दे दिया। मैंने कहा पूछा ये किस चक्कर में दिया? और सर इसका बैलेंस था ये था वो। तो मैंने कहा मुर्गी वाले ने बुला लो। मुर्गी वाले को बुलाया, उसने कहा सर मुझे तो 1 महीने से इसने पेमेंट ही कोई नहीं की। मैंने कहा यहाँ पे तो हमारे पास तो पेमेंट जा रही है सारी, हमारे पास तो आपका कोई बैलेंस नहीं रहता। तो तब जाके वो चोरी पकड़ी गई थी। वो 1 महीने के अंदर अंदर ही जो सारा सा मामला थे उसको हमने निबेड़ा था। खैर एक ये तो एग्जांपल मैंने तो आपको बहुत छोटे लेवल की दी, लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है ना वो छोटा लेवल नहीं होता, वो काफ़ी बड़ा लेवल पे होती है। और अगर थ्रू प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस इनको मैनेज नहीं किया जाएगा तो डेली के जो है ना करोड़ों रुपए के घपले, करप्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट सिस्टम इज टेस्टिंग द पेरोल सिस्टम। अगर आपको परचेज सिस्टम से कोई क्वेश्चन पूछना है तो नाउ इज द राइट टाइम, वरना फिर हम टेस्टिंग द पेरोल सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, टेस्टिंग द परचेज सिस्टम से कोई सवाल है? जी बच्चों, जी बताएं, जी बताएं।
क्वेश्चन है तो नो बताएं। क्वेश्चन सर। चलें, इसका मतलब है फिर आज मैं दोबारा से शुरू हो जाऊं। जी एक क्वेश्चन आया है, बड़ी दूर से सवाल आया। ओके है जी, कल लिंक नहीं है। मोहम्मद अहमद को लिंक रिसीव नहीं हुआ। बेटा ग्रुप में शेयर कर दिया करें, जब क्लास का लिंक आ जाए करे तो उसको ग्रुप में शेयर कर दिया करें। देखा मुझे बैठे बैठे अब बासी आने लग गई है। क्या यार तुम्हारी जादू है ये तो इन कुर्सियों के अंदर। अच्छा भला मैं नहा धो के फ्रेश आया था, इन कुर्सियों पे बैठ सर अब आपको पता चल रहा है हम स्टूडेंट्स को नींद क्यों आती है क्लास में। यार मैं तो खुद पकड़ता था इस क्लास में कि मैंने इनको पकड़ लिया भाई, अब ये सोते हुए को उठाया है मैंने। बड़ा मुश्किल काम है भाई, जागते रहना। ऊपर से मेरा लेक्चर, मेरी तो आवाज भी लोरी जैसी है। आगे आते हैं जी, टेस्टिंग द परचेज सिस्टम। सॉरी, अब मैं ना साइड अपनी बदलता हूँ। सर आपको लिंक सेंड कर दूं मैं, आप ग्रुप में करते हैं फिर शेयर, क्योंकि प्राइवेसी लगी हुई है। अच्छा चलो, मैंने ही फिर शेयर करना है तो फिर मैं खुद ही कर दिया करूंगा। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। टेस्टिंग द पेरोल सिस्टम। अब पेरोल सिस्टम भी एक डिफरेंट सिस्टम है। जिस तरह हमने सेल सिस्टम देखा है, परचेज सिस्टम देखा है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने सिस्टम्स के तहत जो है वो काम करते हैं। और वो यही इमरान खान साहब यही कहते हैं ना कि एक अदारे को मजबूत करना हो तो उसके सिस्टम्स को आप एम्पावर करें। एम्पावर करने का मतलब ये है कि गैर जानिबदार उनके सिस्टम हो जाए और पर्सनैलिटीज उसको इफेक्ट ना कर सके। तो जब अगर मुल्क भी आपका गैर जानिबदाराना तरीके से उसका सिस्टम स्ट्रांग हो गया तो हमें ऊपर कोई भी गवर्नमेंट लेके आता है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सिस्टम मजबूत होने से मुराद ये है कि बंदे के ऊपर सिस्टम रिलेक्टेंट नहीं होता, बल्कि प्रोसीजर्स के ऊपर रिलेटेड होता है। और प्रोसीजर्स अच्छे हों तो आपका सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। अब आ जाते हैं जी कि टेस्टिंग द पेरोल सिस्टम में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी और हमने क्या क्या चीज़ें चेक करनी। पेरोल सिस्टम से मुराद आपके एचआर का सिस्टम है। और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने एचआर को कंट्रोल करने के लिए, मींस के पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए। आप अपनी यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आप देखते हैं कि जो गार्ड है वो आपको कार्ड के बगैर अंदर आने नहीं देता, ठीक है। और थोड़ा सा आगे आते हैं तो बायोमेट्रिक सिस्टम लगा होता है जिसके ऊपर अंगूठा लगाते हैं टीचर्स वगैरह जो हैं वो, या स्टाफ जो है वो अपना कार्ड जो है वो शो कराते हैं तो उसको रीड आउट कर देते हैं। तो ये है जी अटेंडेंस का सिस्टम। और अटेंडेंस किस लिए ज़रूरी है कि एक बंदा जिसको पे किया जा रहा है आने का और काम करने का, अगर वो नहीं आता और सैलरी लेता है तो ही इज एक्सप्लॉइटिंग द सिस्टम। और अगर एक्सप्लॉइट करेगा तो उससे ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो लॉस होगा। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरी सिस्टम आ रहा है एज फॉलोड। इसके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स नीचे लिखे हुए हैं जी। wages of payment of wages and salary should be made only in respect of the client's authorized employees। किसी ऐसे बंदे को सैलरी या वेजेस नहीं दी जानी चाहिए जो कि एम्प्लॉय नहीं है या जिसको ऑथोराइज्ड नहीं है। सिर्फ ऑथोराइज्ड एम्प्लॉय जिनको सैलरी लेने का हक हासिल है और ये हक आपके एम्प्लॉयर ने दिया है, मीन्स के जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, तो सिर्फ उसको ही देखना है आपने कि यहाँ पे उन्हीं को सैलरी दी गई है या किसी ऐसे बंदे को भी सैलरी दे दी है जो कि एम्प्लॉय नहीं है। जिस तरह इकामा होल्डर हैं हमारे कुछ सियासतदान, तो आपके क्या ख्याल होगा कि इनको क्या वाकई सैलरी वहाँ से मिलती होगी? अब हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं, वो दुबई का कामा लेके बैठे थे, वो एक कंपनी में काम कर रहे थे, तो क्या इन्हें वहां से सैलरी मिल रही होगी? सैलरी इन्हें नहीं मिल रही होगी। लेकिन अगर आप ऑथराइज नहीं है तो फिर ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ उनके एम्प्लॉयज हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में एम्प्लॉय होना और बात है। अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको उसकी फिर सैलरी भी मिलेगी। मैं नहीं बैठता भाई, मैं खेलता ही नहीं इस तरह।
ये वाली सर जगह जब सैलरी नहीं मिल रही, सब सैलरी नहीं मिल रही तो आपका एम्प्लॉय होने का वहां पे फायदा? नहीं, सैलरी नहीं मिल रही नहीं मैं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सैलरी सिर्फ उन लोगों को मिलनी चाहिए कि जो आपके एम्प्लॉय हैं। जहां तक सवाल आया कि सैलरी नहीं मिल रही और एम्प्लॉय होने का फायदा, तो बेटा ये उन लोगों से आप पता करें जो कि बाहर के मुल्कों की नेशनैलिटी उन्हें मिल जाती है या नहीं मिलती, या वो सिर्फ वर्क वीज़ा के ऊपर होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन उनकी कंप्लीट हो जाती है अगर उन्हें, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है सैलरी मैटर नहीं करती उनके लिए। उनके लिए ये मैटर कर रहा होता है कि यार उनका वीज़ा लगा हुआ है कि नहीं, काम वो कहीं और कर रहे होते हैं। अब बेसिकली पॉलिटिशियंस का इशू यही है कि वो किसी भी वक्त उन्हें पता है कि इस तरह के काम कर चुके हैं वो लोग कि उन्हें अपने लिए सेफ एग्जिट चाहिए होती है, और सेफ एग्जिट किसी भी टाइम अगर वो लेना चाहें तो किस जगह पे जाएंगे, वो यहाँ से उन्होंने स्केप रूट्स अपने प्लान किए होते हैं। और ये स्केप रूट है कि भाई मैंने अगर कोई कांड कर दिया पाकिस्तान के अंदर तो मैं अब निकलना चाहता हूँ, तो मेरे पास दुबई का वीज़ा पहले से मौजूद हो और कामा होगा तो मुझे रोक ठोक कोई नहीं है। मैं यहाँ से निकलूंगा सीधा दुबई पहुंच जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर कोई मसला मेरे साथ हो जाता है पाकिस्तान में, फिर क्या यार, राफे भी नहीं बोल रहा, पता नहीं क्या कर रहा है ये। अब खैर अब मेरे पास वीज़ा किसी कंट्री का नहीं है, तो मुझे सबसे पहले वीज़ा लगवाना पड़ेगा। अकामा अगर मेरे पास पहले से है या वीज़ा है तो मैं फौरी तौर पे फ्लाई कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। पेमेंट शुड बी मेड एट ऑथराइज्ड रेट्स ऑफ पे। किसी को आपने उसके रेट से ज़्यादा अमाउंट पे पेमेंट नहीं करनी। क्या मतलब है? सपोज अगर आपका वेज रेट चल रहा है 6.5 पाउंड पर घंटा चल रहा है या 10 पाउंड पर आवर चल रहा है, तो अगर किसी को आप पेमेंट करेंगे 12 पर आवर, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन, अनलेस एंड अनटिल दैट पर्सन इज ऑथराइज्ड टू गेट दैट रेट ऑफ पे। अदरवाइज यू कैन इजीली गेट कि जिस बंदे की अगर पे ज़्यादा है तो वहाँ पे इशू आ सकता है, कंप्लायंस का भी इशू आएगा और आपके ऊपर आईब्रोज भी यानी उठ जाएंगी कि यार इस बंदे को इतनी पे आप क्यों दे रहे हैं। ठीक है जी। तो वेजेस एंड सैलरीज पेमेंट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद रिकॉर्ड्स ऑफ वर्क परफॉर्म। अब याद रखना दो चीजें यहाँ पे उसने बता दी हैं, एक वेज रेट और एक ऐसा बंदा जो कि काम नहीं कर रहा लेकिन आपके साथ एनरोल्ड है, तो उसकी सैलरी भी तो कहीं ना कहीं जा रही है ना, ये याद रखिएगा। तो ये खांचे लगाने के तरीके हैं। Wages and salaries payment should be in accordance with records of work performed. ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये जो आपके टाइम कार्ड्स लगे होते हैं वो आप बता देते हैं कि ये बंदा इतने बजे से इतने बजे जो है वो काम पे मौजूद है, और टाइम के हिसाब से उनको पेमेंट की जाती है। कुछ लोगों को यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से पेमेंट की जाती है, लेकिन कुछ लोगों को टाइम के हिसाब से पेमेंट की जाती है। तो मोस्टली वेजेस एंड सैलरी जो कि टाइम के हिसाब से की जाती है उनको चेक करना जरूरी है। पेरोल एंड पेरोल डिडक्शंस शुड बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। अगर किसी बंदे की डिडक्शन आ जाती है पे में, तो उस डिडक्शन को भी आपने प्रॉपरली मैनेज करना है और डिडक्शन को प्रॉपरली कैलकुलेट करना है कि इस बंदे ने इतना काम में डंडी मारी है तो इसको ये डिडक्शन जो है वो चार्ज होगी। अगर एक बंदे की सैलरी 1 लाख रुपया है और उसकी डिडक्शन बन जाती है 5,000 रुपया है 10,000 रुपया, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी। सब पानी पी लें। ओ यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ तो पानी भी नहीं है यहाँ पे। मंगवा लें, पानी मंगवा लें। यार ये ना ये चीटिंग है, ये वैसे सच्ची में बात बताऊँ, टीचर्स और स्टूडेंट भी कुछ नहीं बोल रहे, तो वो जो है ना वो एनर्जी लेवल मेरा भी डाउन होता जा रहा है। आगे आते हैं। सर राफे भी नहीं बोल रहा। सैलरी पर टैक्सेस इतने ज्यादा कर देते हैं तो फिर पीछे सैलरी बचती ही है। नहीं, असल में ये जो हमारे गल्फ स्टेट्स है ना, इधर सैलरी के ऊपर टैक्सेस नहीं है। ये यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका वगैरह यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, पाकिस्तान में भी टैक्सेस हैं, तो अराउंड अबाउट 35% के करीब चले जाते हैं टैक्सेस अगर आप इसको लगाएं। तो बस यही चीज़ें हैं, देख सकते हैं। सर राफे भी नहीं बोल रहा आज तो। राफे तो क्या लेक्चर कहना लगा के वो चला गया। सर
सर आप उसकी दुखती रग पे नहीं, पाँव रखते हैं ना, कभी आप पिज्जा खिलाते हैं कभी कुछ और, तो वो फिर उसको ना मैं समझा बेटा नहीं। बस कोशिश करता हूँ कि आप लोग जो है ना किसी तरीके से एंगेज रहें। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी एंड फॉर यू कि आप एक मोमेंटम के साथ जो है ना ये लेक्चर को ग्रास्प करें, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं ना है आप लोगों के ऊपर। आप लोग भी, घर वाले भी कहते हैं लेक्चर ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, लेकिन इतनी डिस्ट्रैक्शन है बंदे के पास कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ये देखें कि आपकी क्लास में से अल्लाह के फजल से कोई लड़कियां तो बात कोई नहीं करती। ये 5-6 स्टूडेंट्स हैं जिनके मुझे नाम याद हो गए हैं, जिनसे मैं बात करता हूँ, और क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर भी इन्हीं को मिल जाने और बाकी सारों को 0 मिल जाएगा। कैसा है, मजेदार काम है कि नहीं है? सर बहुत मजेदार है सर, उनके सर नाम ही बता दें। Field है। सर नाम पिछले बता दीजिए सर सर बिल्कुल ऐसे ही पिछले होता है ये। सेमेस्टर में सर चाइनीज वाले सर ने इसी चीज से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की सर थी। जी बच्चों ने कहा कि इनकी तबाही हो गई थी सारों की। हाँ, ये बच्चों रोपड़ की से फिर हैं रो सर पड़े। सारे। नाम बता दें जरा। फिर नहीं सर मैसेज नाम करके पूछ रहे कि 10 नंबर कैसे आए हैं। हाँ, ये देखा ना, मैसेज करके पूछते सर हैं वैसे कि नाम बता दें, किन बच्चों के आपको नाम याद है? बस ये सामने सामने ही है मेरे। अच्छा ये एक बंदा जमीन की सर तरफ देख मेरा रहा तो है। याद ही होगा। सर मेरा भी याद होगा सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, राफे हमजा का नाम इजाज तो आपके दिल एकदम पे से लिखा हमजा हुआ ने है। एंट्री की है, पता नहीं कहाँ था ये सर हमजा। अब सारों ने कहना मेरा याद होगा, मेरा हाँ सर याद मेरा तो हाँ याद होगा उसमें सर। ना हमारे मोहम्मद बिन कासिम भाई जी लेजेंड थे। सब्जी सर मंडी हम भी लग तो गई आपसे सर। एक्टिव होते हैं, बस बोलते नहीं है हम। अच्छा, सर खामोश खिलाड़ी है राफे ना। का नाम तो आपके दिल पे लिखा हुआ है। सर एजाज अहमद तो याद सर होगा सब्जी आपको। मंडी लग जी गई जी, है। सारे खामोश खिलाड़ी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं। ठीक है, तो बात ये है कि खामोश खिलाड़ी जो है ना खामोशी से ही आउट होके बाहर चले जाएंगे। खैर, कमिंग बैक टूवर्ड्स टॉपिक, सर सारा एक्टिव हो गया है। बिल्कुल सर, सारा एक्टिव हो गया। ये क्या मतलब? सारे एक्टिव हो गए हैं? ओके, हो गया, ओके। सारे एक्टिव ही रहे जी। बात ये है कि सर ये हमारी 2 असाइनमेंट और 2 क्विजेज हुए हैं, ठीक है, अब आपने कितने और लेने हैं? 2 असाइनमेंट्स और 2 क्विजेज इकट्ठी ले लूंगा यार। एक दफा ये असाइनमेंट दे दूंगा दोनों, और एक दफा ही क्विजेज दे दूंगा, ताकि आप लोगों को भी टेंशन ना हो सर और लेकिन जल्द वो अज तो जल्द आप इजी लोगों ने। देना, वो आप सर बड़ा बेस्ट लंबा थ्री दे होने देते हैं। हैं सर, बेस्ट 3 होने हैं। नहीं, 4 आप दे देना ना, 4 क्विजेज होंगे, 4 असाइनमेंट्स होंगी। तो मैं यार इस असाइनमेंट और क्विजेज में ना मैं स्टूडेंट्स को रिलैक्स रखता हूँ, मैं उसमें नहीं करता कुछ सर प्रॉब्लम। इतनी लंबी आपने असाइनमेंट दी थी ना पिछली 2, अभी भी याद है। चलो अच्छा हो गया, याद हो गई। सारा फाइनल में नजरो करम कर देगा। बेटा आप मुझे अभी तक आप समझते हैं कि मैंने नजर करम नहीं किया आपके साथ? सर मुझे आपने आप बहुत सिंपल किया है। बताएं। सर किया है, सर किया है। नहीं नहीं सर, बहुत बहुत अच्छा किया किया। मैंने किसी बहुत को किया। भी अंडर 10 नहीं रखा। मैंने, आप लोगों ने खुद ही जानबूझ के नंबर कटवाए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं एक चीज पढ़ा रहा हूँ कि ये चीज ऐसे करनी है, और मैं सिर्फ घुमा के उसको पूछ रहा हूँ कि यार ये चीज ऐसे है। उसके जवाब में वही आंसर लिख देते जो मैंने पढ़ाया था ना, तो काम खत्म हो जाता था। आप लोगों का आंसर ठीक था। आज सवाल मैंने सिर्फ डिफरेंट करके पूछा है, आंसर वही सेम था उसका। आप लोग वहीं पे फंस गए। कोई स्टूडेंट क्या क्या रिजल्ट दिए आप लोगों ने। फिर भी मैंने बड़ी लीनियंट मार्किंग की है, और मैंने जो है खुले मार्क्स दिए, हर एक को खुले मार्क्स दिए। और जी सर, आपने अटेम्प्ट के नंबर भी दिए हैं ट्राई करने के। तो बात यह है कि ऑब्वियसली आपके लिए भी बड़ा मुश्किल है ग्रास्प करना, हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है ऑनलाइन कंडक्ट करना, और उसके बाद एक्सपेक्ट करना कि स्टूडेंट्स ने सब चीज़ें जो है ना वो सीख लें। तो फिजिकली तो हम यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमने माहौल किया था अपना। प्लस सर ये है इतना कि मजा आता था फिजिकल क्लास में सर। हाँ जी, साथ मुझे पता है जी, मेरी कोशिश होती है कि हम स्टडी को बोझ समझ के ना करें, बल्कि इसको एंजॉयमेंट लेके करें। अगर आप एंजॉय करेंगे ना स्टडी करते हुए, तो आपका दिल लगेगा काम, इसमें दिल लगेगा, और आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकते सर ये जो सब्जेक्ट है ना, मेरे हिसाब से ये कोर्स के मार्क्स वाला नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ वाला है कि आपने रियल लाइफ में कैसे एक्ट करना है सिचुएशन के हैं जी। अकॉर्डिंगली कल ये को मैं जब आपको काम। आपको यही मैं बता रहा था कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे ना, तो आपके सामने ये चीज़ें करके आएंगी कि यार GRN बनानी है, रिक्विजिशन बनानी है, ये करना है, वो करना है। ओहो, ये हमने कहाँ पढ़ा था? ओ, ये सर हैदर ने पढ़ाया था, मैं ऑडिटिंग के अंदर। तो ये चीज़ें ऑथोराइज सिग्नेचरी होने चाहिए लाजमी।
ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस सारे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलते हैं ना, उसको एक ऑडिटर चेक कर रहा है। अब आपको तो पता है ऑडिटर ने चेक क्या क्या चीजें करनी है। आपको कंपनी के ऑनर ने कहना है जनाब सारे सिस्टम सेट करके दो, आपने कहना जी ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, यहाँ पे ये गेट पास बने, स्टोर का पास हो, स्टोर के अंदर एंट्री हो, हर बंदे का या हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, हर एक का अलहदा सिस्टम है, सिस्टम आपने बना के दे देने अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। लेकिन अगर आप एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो फिर आपको इस तरह के सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इम्प्लीमेंट आपने अपने ऊपर भी करने हैं, ऑलरेडी इन प्लेस होंगे वो सिस्टम्स, और फिर आप अच्छे तरीके से इसको जो है वो समझ सकते हो। बाकी ये तमाम सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये है कि आप और ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होते हैं वो आपको सर खरबूजा खाएंगे? बेटा मैं आया हूँ तरबूज खा के, तो आप खरबूजा खाएं तो मैं आगे पढ़ाता हूँ, बाकी आप एंजॉय करें लेक्चर को, और अगर मुझे नींद आ जाए दरम्यान में तो मुझे उठा देना, ठीक है। बाज का एक दिन ना मैं सुबह का लेक्चर था 9 बजे का, तो लेक्चर देते देते मेरी आंखें बंद हो गई तो मैं सो गया। स्टूडेंट्स भी ऐसे शहजादे कि स्टूडेंट्स से भी किसी ने नहीं कहा कि सर खामोश हुए हैं, तो क्या वो बात कर रहे होंगे हैं, आगे से वो भी जनाब लगता था सो ही रहे हैं सारे। तो 2 मिनट के बाद ही मैं उठ गया, लेकिन मैंने कहा यार ये बहुत ही सख्त किस्म की, असल में ना वो एक 5 mg की टैबलेट आती है, अगर आपको एलर्जी हो जाए ना तो आप वो खाते हैं, तो वो सेडेटिव्स पेरिटॉन होते हैं होती है। उसमें हाँ पेरिटॉन उसमें होती सेडेटिव्स है होते हैं नींद वाले। वो सर जी नींद सर, बहुत आती है उससे। सर गोली टीडे ऐसी भी होती है। है, बंदे को नींद ही आई जाती है, 2 दिन तो बंदा नींद से नहीं निकलता। खैर चलो छोड़ो जी, नींद की बातें छोड़ें, हम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स कर रहे थे। अच्छा, पेरोल एंड पेरोल डिडक्शंस शुड बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। पेरोल कैलकुलेट करते हुए ना, मैं किसी एक यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वो बड़े जैसे कहते हैं ना कि वो सैलरी बड़े काटने के दर पे होते हैं हर टाइम पे, वो मेरी हमेशा जो है ना हमेशा लड़ाई हो जाती है। तो बात ये पेमेंट जो है ना उसको डिडक्ट कर देते हैं। रबीका बेटा खामोश हो जाए। अच्छा जी, तो बात ये है कि वो पे रोल जो है ना वो करेक्ट कर जो है वो आपको कैलकुलेट करनी चाहिए और टाइम के हिसाब से करनी चाहिए। अगर उसके अंदर डिडक्शन हो तो वो पहले बता देनी चाहिए, या उसके अलावा एक तो वैसे सैलरी काट लेते हैं, लेकिन अगर आपने टैक्स देना है या सोशल सिक्योरिटी वगैरह देनी है तब भी उसके डिडक्शंस निकलते हैं। फिर पेमेंट शुड बी मेड टू द करेक्ट एम्प्लॉयज। बात ये है एजाज की पेमेंट रबीका को नहीं देनी, जिसकी पेमेंट है बनती, सैलरी बनती है, सिर्फ वही ऑथराइज होता है उसको सैलरी लेने का। Liabilities to the tax authorities for tax and social security should be properly recorded. नहीं जी, आपने जो दूसरे डिपार्टमेंट्स की टैक्स लाइबिलिटीज देनी है उसको भी आपने प्रॉपरली चेक करना है कि ये रिकॉर्डेड हुए थे कि नहीं हुए थे। कंट्रोल प्रोसीजर वेजेस एंड सैलरीज, अब ये काम कैसे करता है? अप्रूवल एंड कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि इन डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव किसने किया और इनका कंट्रोल किसके पास है, कहाँ कहाँ से होके डॉक्यूमेंट जाते हैं। देयर शुड बी रिटन ऑथराइजेशन टू एम्प्लॉय और डिसमिस एनी एम्प्लॉय। कोई भी एम्प्लॉय आपने हायर करना है या फायर करना है उसको रिटन डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। जुबानी कलामी आप ना हायर करेंगे ना ही उसको फायर करेंगे। चेंज इन रेट्स ऑफ पे शुड बी ऑथराइज्ड इन रिटन बाय एन ऑफिशियल आउटसाइड द वेजेस डिपार्टमेंट। अगर किसी एम्प्लॉय की वेज रेट बढ़ती है तो उस डिपार्टमेंट से बाहर का एक एम्प्लॉय या फिर डायरेक्टर होगा जो उनका वेज रेट बढ़ाएगा, उसी के सिग्नेचर होने चाहिए। एक डिपार्टमेंट में बैठ के खुद ही उसकी जो वेजेस को बढ़ाना नहीं चाहिए, जो कि आजकल हमारे पार्लियामेंट में हुआ है। यही एम्प्लॉयज थे, इन्होंने खुद ही अप्रूव किया और खुद ही जो है वो अपने आप को बोनस या फिर सैलरी रेज दे दिया। ओवर टाइम वर्कर्स शुड बी ऑथराइज्ड इन एडवांस बाय अ मैनेजर और सुपरवाइजर। कोई बंदा मुंह उठा के खुद ब खुद ही जो है वो ओवर टाइम ना लगाई जाए, उसका ओवर टाइम उसके मैनेजर ने या सुपरवाइजर ने अप्रूव किया होना चाहिए। ओवर टाइम में आपको पता है कि आम टाइम की निस्बत ज़्यादा पैसे मिलते हैं जो ओवर टाइम लगाते हैं, इस वजह से लोग ओवर टाइम करने को भी ज़्यादा पसंद करते हैं कि यार हम ओवर टाइम करेंगे हमारे लिए ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। एन इंडिपेंडेंट ऑफिशियल शुड रिव्यू द पेरोल एंड साइन। जब पेरोल्स बन जाती हैं अरे की तो उसको सिग्नेचर की जरूरत होती है कि एक बंदे ने इसको चेक कर लिया है, डिफरेंट बंदा है
उसने चेक कर लिया है कि यार ये सब चीजें सही बनी। द wages check should be signed by 2 signatories and agreed with a signed payroll। भाई जिसने चेक बनाए हैं वो बंदा सेपरेट होगा, जो साइन करेगा वो सेपरेट होगा कि, और उसको चेक किया जाएगा कि जितने बंदे की वेजेस बनती हैं उतने का ही चेक बना है या उससे कम या ज़्यादा का तो नहीं बन गया। सपोज एक बंदे की सैलरी है 1,60,000 तो उसका चेक भी 1,60,000 का बनना चाहिए, 60,000 का ना बन जाए, 1,80,000 का ना बन जाए। इस चीज़ को चेक करना है। वेयर वीकली पे रेट्स टू द वर्कर्स आवर्स एट वर्क क्लॉक कार्ड शुड बी यूज्ड। क्लॉक कार्ड का मतलब ये है कि डिफरेंट कार्ड्स हों। आपके आजकल देखे होंगे, आप लोगों ने तो गले में लटकाए होते हैं स्टूडेंट कार्ड है, लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो वो उनके लिए क्लॉक कार्ड बन जाएंगे। वो टच इन या टच आउट करेंगे जब भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन होंगे, और जब भी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएंगे तो टच आउट कर जाएंगे। ये ज़रूरी होता है कि अगर कोई किसी को आपने डेली बेसिस पे हायर किया हुआ है तो उसने अपना टाइम पूरा लगाया है या नहीं लगाया, या अगर एम्प्लॉयज़ को आपने टाइम के ऊपर स्ट्रिक्ट किया हुआ है तो वो अपने टाइम पे आ रहे हैं और टाइम पे जा रहे हैं कि नहीं। पर्टिकुलरली व्हेन एम्प्लॉयज़ आर क्लॉकिंग ऑन और ऑफ, वेयर अ पीस वर्क system operates, payment should only be made for the work of an appropriate quality which has been inspected and approved। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में पर पीस के ऊपर जो है वो रेट खत्म हुआ होता है कि इतने पीस बनाओगे तो इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। तो लेकिन उसके ऊपर आपने क्वालिटी देखना है कि क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा हुआ है, क्या अच्छी क्वालिटी का काम किया कि नहीं किया। और अगर अच्छी क्वालिटी का काम किया हुआ है तो उसी के हिसाब से आपने पेमेंट करनी। ये ना हो कि आई चलाई कर जाए और आप लोग जो हैं वो उसको पैसे भी दे रहे हो, पैसे भी ज़्यादा दे रहे हो और काम भी आपके स्टैंडर्ड का ना हो। पर्सनल रिकॉर्ड शुड बी केप्ट इंडिपेंडेंटली of the payroll department for each employee, giving details of engagement, retirement, dismissal। हर बंदे की अलहदा फाइल बनी होती और वो जो है फाइल आपने मेंटेन करनी है और उसको एक जगह पे सेफ रखना है। अब wages supervisor should be appointed who should perform some of the authorities duties listed above। ये तमाम जो ड्यूटीज हैं ये वेजेस सुपरवाइजर जो है वो मैनेज करेगा। आगे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपने जो भी कैलकुलेशंस की हैं, क्लॉक कार्ड की बेशक की है या वेज रेट की कैलकुलेशन की है या कोई भी और कैलकुलेशन जिसमें न्यूमेरिक्स इन्वॉल्व हैं, वो तमाम के तमाम आपके एक्यूरेटली हों। लोगों की सैलरीज आपने जो कैलकुलेट की हैं वो बेहतरीन तरीके से आपने कैलकुलेट की हैं, उसमें एरर ना हो। ये इस तमाम चीज़ें ऑडिटर चेक कर रहा होगा कि ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई गलतियां तो नहीं है। फिर कंट्रोल अकाउंट्स, अगर आपने किसी के पैसे देने हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शंस है, मींस कि अगर आपने डिडक्शन किए हैं, कोई आपने बाहर की अथॉरिटी को भी पेमेंट करनी है, सोशल सिक्योरिटी देनी है, तो या आपने इनलैंड रेवेन्यू को पेमेंट करनी है, ट्रेड यूनियंस को पेमेंट करनी है, तो उसके कंट्रोल अकाउंट्स भी आपके पास बने हों। ठीक है। फिर कंट्रोल प्रोसीजर्स, वेजेस एंड सैलरीज, एक्सेस टू एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स, आपके जो भी असासे हैं उनको और आपके जो एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स हैं उन तक एक्सेस किन लोगों को होनी चाहिए और हर एक को इसकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए। आइडली पेमेंट शुड बी मेड बाय चेक और बाय डायरेक्ट ट्रांसफर इनटू बैंक एम्प्लॉयज बैंक अकाउंट। मैं जिस कंपनी में जॉब करता था मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, उन्होंने कहा जी सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट बनेगा बाद में काम होगा, तो उन्होंने ही हमारा बैंक अकाउंट बनवाया था और उस बैंक अकाउंट बनने के बाद जो है ना हमारी सैलरी उस अकाउंट में आती थी। एम्प्लॉय शुड साइन फॉर देयर वेजेस, जब भी आपने वेज कलेक्ट करनी है तो उनके डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करना है कि हमने ये काम, ये जो वेजेस हैं ये कलेक्ट कर ली हैं। उनके पास भी अप्रूवल आ जाएगा, आपके पास भी ये होगी कि आपने ये सैलरी जो है वो कलेक्ट कर लिया। नो एम्प्लॉय शुड बी अलाउड टू टेक द वेजेस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय, किसी और एम्प्लॉय की वेजेस नहीं ले सकते। व्हेन वेजेस आर क्लेम लेट the employee should sign for the wage packet and release of the packet should be authorized। कोई बंदा लेट लेता है तो उसका सैलरी का पैकेट बना होता है। सैलरी पैकेट मतलब उस एक एनवेलप में उसकी सैलरी डाली होती है, उसको उन्होंने फिर बंद किया होता है। जब वो वेज पैकेट लेगा तो उसको जो है वो साइन करेगा कि मैंने अपनी वेजेस कलेक्ट कर ली। सिस्टम शुड प्रेफरेबली अलाउ द वेजेस टू बी चेक्ड बाय द एम्प्लॉयज बिफोर द पैकेट इज ओपन by using special designated wage packet। ये आपने कोशिश करनी है कि इसका वेज पैकेट जो है वो पहले से ना खुला हो और एम्प्लॉय चेक करेगा इसको कि यार ये वेज पैकेट मेरा खोला तो नहीं है किसी ने। The duties of the wage staff should preferably be rotated during the year, means कि जो आपके वेजेस के स्टाफ हैं
सर व्हाई दे आस्क फर्स्ट फॉर सैलरी स्लिप अप्रूवल वाया एनी पॉसिबल। क्या जी बेटा, मुझे आपका सवाल ना समझ नहीं आया। Is that the reason why they ask us for salary slip approval via any possible way? क्या बेटा सवाल का क्या मतलब है, मुझे समझ सर नहीं वेज आया। पैकेट तो वैसे भी देते नहीं है ना, वैसे तो किसी और डायरेक्ट ही को नहीं पढ़ाते ना हैं, देते, वैसे किस बंदे को देने वेजेस होते हैं के उसको बनते देते हैं। हैं। सर हमसे स्लिप अप्रूव करवाते हैं, हाँ बिल्कुल से स्लिप अप्रूव करवाते हैं, और उसके बाद पैसे देते हैं आपको कि यार ये पैसे आपने रिसीव कर लिए, ठीक है। द ड्यूटीज ऑफ वेज स्टाफ शुड बी प्रेफरेबली रोटेटेड। भाई जो एक बंदा अगर आपको साल साल में पूरे साल में वेजेस देता रहे, उसको पता चल जाएगा कि लूप होल्स कहाँ हैं इस वेज सिस्टम के, और वो कोशिश करेगा कि कुछ पैसे जो है ना वो मार लिए जाए। बहुत अरसे पहले ये हमारा एक पुलिस डिपार्टमेंट है, उसमें 4-5 साल पहले की बात है, बहुत बड़ा स्कैंडल था। कुछ एम्प्लॉयज़ ने मिल के तो ऐसे एम्प्लॉयज़ की वेजेस जो हैं वो रगड़ दी थी। रगड़ दी थी का मतलब आपको पता है कि वो जो सैलरीज थी उन्होंने जो है वो लेट कर कहीं और इन्वेस्ट करके कुछ पैसे कमाए, और सैलरी जो है वो टाइम पे नहीं दी, और उसके अलावा उन्होंने सैलरीज के अंदर से जो एम्प्लॉयज़ की बनती थी पेंशन्स वगैरह, ये काम भी जो है उन्होंने बड़ा खतरनाक किस्म का डाला। अल्टीमेटली ये स्कैंडल इन पुलिस डिपार्टमेंट ही पकड़ा गया था, और फिर उन्होंने एम्प्लॉयज़ को बुला के तो उनसे रिकवरियाँ की थी। द एम्प्लॉय मेकिंग up the pay packet should not be the employee who prepares the payroll। जो पैकेट बना रहा है वो डिफरेंट आदमी होना चाहिए जो कि पेरोल बनाने वाला है। A surprise attendance at the payout should be made periodically by an independent official। एक कोई अगर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल आता है तो वो चेक एंड बैलेंस कर सकता है, आके वो क्या नाम है किसी भी टाइम आके चेक करे, ठीक है जी। सरप्राइज दे, यानी कि सरप्राइज जिस तरह के आपका टेस्ट हो जाता है उसी तरह किसी दिन आके इसको आप चेक कर लें। अनक्लेम्ड वेजेस शुड बी रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर एंड हेल्ड बाय समवन आउटसाइड द वेज डिपार्टमेंट। यहाँ पे भी आपको समझ लग जाएगी कि कुछ वेजेस लेने नहीं आते लोग, तो वो कहाँ जाएंगी, उनके साथ क्या क्या सलूक किया जाएगा, इसको भी आपने अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, इसको भी प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस करना है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल वेजेस एंड सैलरी, a suggested program of test of control is set out below. This can of course be modified to suit the particular circumstances of the client। अगर आपके पास चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं है तो आप ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं इनको आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं, और इनको अप्लाई करेंगे तो आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई हो जाएगा। टेस्ट सैंपल ऑफ टाइम शीट्स, जब ऑडिटर आएगा तो यहाँ इस तरीके से वो टेस्टिंग कर सकता है वेजेस और सैलरीज की। टेस्ट सैंपल्स ऑफ टाइम शीट्स, क्लॉक चार्ट्स और अदर रिकॉर्ड्स फॉर अप्रूवल ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। नहीं जी, वो टाइम चार्ट्स वगैरह चेक करेगा कि यार ये इनको जो सैलरी दी गई है अकॉर्डिंग टू द टाइम चार्ट है कि नहीं, इसको अप्रूवल किसने दिया था वो भी चेक करेगा। अथॉरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कैजुअल लेबर पर्टिकुलरली इफ इन कैश। कैजुअल लेबर यानी कि कोई डेली की लेबर आती है, उसको अगर आपने पेमेंट की है तो इसकी अप्रूवल किसने दी है, और क्या नाम है उसको अगर आप कैश दे रहे हैं तो पेमेंट आपने उनको सही किया है कि नहीं की, ये भी आप चेक कर सकते हैं। ऑब्जर्व वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एडवांस टू प्रोसीजर इंश्योरिंग एम्प्लॉय साइंस फॉर वेजेस दैट अनक्लेम्ड वेजेस आर रीबैंड। आपने अगर अनक्लेम्ड वेजेस हैं, आपके पास कोई लेने नहीं आया या कोई बंदा फौत हो गया उसकी वेजेस पड़ी हुई हैं और उसकी क्लेम किसी ने नहीं की, तो आप ये अकाउंट में जमा करवा देंगे। एक जगह पे मेरा एक चेक फंसा हुआ है बेटा, वो इस तरह है कि मेरा नाम उन्होंने चेक पे गलत लिख के दे दिया था मुझे, मैंने उन्हें दिया कि भाई ये चेक पे नाम चेंज कर दें, और ये इंटरनली एक्सटर्नल ऑडिटर भी करेगा, इंटरनल भी कर सकता है एक्सटर्नल भी करेगा, तो वो चेक के ऊपर नाम चेंज क्या करना था मुझे तो आज तक पता ही नहीं है जनाब, वो पेमेंट कहाँ है, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। टेस्ट ऑथराइजेशन फॉर पेरोल अमेंडमेंट्स बाय रेफरेंस टू पर्सनल रिकॉर्ड्स। आपने पर्सनल
पर्सनल रिकॉर्ड्स के हिसाब से, पर्सनल यानी कि जो बंदे आपने हायर किए हुए हैं उनको आपने उनके रिकॉर्ड्स चेक कर लेने कि कब इनकी जो है वो पेमेंट्स इंक्रीज हुई हैं या कब डिक्रीज हुई हैं, उनका रिकॉर्ड चेक कर लेंगे। टेस्ट कंट्रोल ओवर पेरोल अमेंडमेंट्स, अगर कोई आपने पेरोल के अंदर अमेंडमेंट की है तो ऑडिटर उसको चेक करेगा कि ये अप्रूवल कहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है जी। और जिसने अप्रूवल दिया है क्या उसके ही ही ऑथराइज्ड टू अप्रूव, उसका भी चेक हो जाएगा। एग्जामिन एविडेंस ऑफ पे अप्रूवल ऑफ पेर, चलें जी ये भी कर लिया। इंस्पेक्ट पेरोल रिकॉन्सिलेशन, अगर कोई रिकॉन्सिलेशन करनी पड़ती है तो उसको भी चेक करेगा। टेस्ट अथॉरिटीज फॉर पेरोल रिडक्शंस एंड अनक्लेम्ड वेजेस। नहीं जी, अगर ये तमाम सिस्टम्स थे, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। बाकी तो आज हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हमने परचेज सिस्टम का भी कंप्लीट कर लिया और पे वेजेस सॉरी पेरोल डिपार्टमेंट का भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ और अटेंडेंस के बाद फिर आप लोग फिर छुट्टी भी कर सकते हैं और फिर हम एक सेकेंड रुकें जी। आज हमारी स्ट्रेंथ थी 53 की, अब 51 है। अब्दुल मनान सबूर किधर है जी? सबूर आया था, सबूर था क्लास में। अफशा, एजाज, अली अहमद, अली हसन, अली वकार, अलीना सुहेल, अमीर हमजा फारूक नहीं है, अरूज हैं, बुशरा जुल्फ़िकार हैं, चौधरी अबदुल्ला, ईशा तो रदिया, साद राशिद अवान, गुल हारिस, फिजान मुस्तफ़ा नहीं है, हसन अनीस हैं, क्या मेरी लगा दी है? कौन है बेटा? सर अली वकार। लगी बेटा। अच्छा, थैंक यू। हमजा इजाज, जवाद नसीर, कशफुन्निसा, कशमालत, अरशद, माहम नहीं है, मिराल है, मियाँ मोहम्मद राजी, मियाँ मोहम्मद अफान, अबू बकर नहीं है, मियाँ मोहम्मद आफान, अनवर, अहमद अली, एहतशाम भी नहीं है क्लास में, मोहम्मद एहतशाम नहीं है, मोहम्मद अवैस हैं, मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद फहद भी हैं, मोहम्मद इब्राहिम भी हैं, मोहम्मद उमर है, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद शहरियार, मोहम्मद तजम्मुल सुहेल, मोहम्मद वकास अतर, मोहम्मद जैद, मोहम्मद जैन, नबीहा जफर, कासिम नवाज, राबिया सुबान, रबीका, राफे अहमद, साद बिन जमशेद, साद महमूद, सारा अतीक, शफक नदीम, शफक नहीं है जी, शफक नदीम भट्ट, नोप्स, शाहजेब खान, शहजादी, शहर बानो नहीं है, ठीक हो गया। सिद्दीका महानूर, उमैर अली, सैयद नबील बुखारी भी नहीं है, उमैर अली, उर्वा शहजादी, शामा फाज शकील आजकल गायब है, वलीद शकील है जी, जोहा खान भी मौजूद। सर बानो इज प्रेजेंट। जी बेटा। सर मैं प्रेजेंट हूँ शहर बानो। शहर बानो कौन है? कहाँ है शहर बानो? अच्छा ठीक है सर शहर मेरा बानो। नाम। अच्छा शफक नदीम तो नहीं ना अवेलेबल? शहजादी, जोहा और शहर बानो लगी सबकी अटेंडेंस बेटा। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था एक। जी बेटा। सर ये जो क्लॉक कार्ड है, जो जैसे आपका होती है अटेंडेंस क्लॉक कार्ड के थ्रू,
तो सर जी ये अगर मतलब कि हम स्टाफ का कोई मेंबर भूल जाए लगानी और डायरेक्ट क्लास में चला जाए, क्योंकि अक्सर होता है कि बीच में कोई सर के साथ इंटरेक्शन हो जाती है किसी टीचर की किसी स्टूडेंट के साथ, और वो बातों में सर वो हो जाए और बात टीचर डायरेक्ट चला जाए, तो वो उसका क्या सी वो क्लास की क्लास की वो हो रही होती है ना, जी क्लास की अटेंडेंस हो रही होती है आपकी, ये क्लास का ठीक है है ना, तो मेरे टाइम के हिसाब से अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, इसके ठीक है बाद ठीक है ठीक एक सिस्टम ये है कि मुझे व्हाट्सएप भी करनी है आपकी क्लास की अटेंडेंस, तो ये आपकी भी अटेंडेंस 2-3 जगह पे मार्क हो रही है और मेरी भी अटेंडेंस जो है ना 2-3 जगह पे मार्क हो रही है कि मैंने लेक्चर लिया है कि नहीं लिया। तो ठीक ये है। ये 2-3 जगह पे आपका सिस्टम में ये सेफ साइड है फिर, ठीक है। ठीक है ना। तो आज होता है कि अटेंडेंस नहीं लगती, तो उसमें आपको फिर बताना पड़ता है कि इस दिन मैं अवेलेबल था, मैंने क्लास भी ली है और इस तरीके से आप इसको मार्क करें। तो हो जाता है, इतना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत स्ट्रिक्ट काम हो, लेकिन जेन्युइन रीज़न हो तो उस चीज़ को कर दिया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, अदरवाइज हम मेरा ख्याल है 2 सिस्टम्स हमने पढ़ ली हैं, इट्स इनफ। तो नेक्स्ट फिर है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जी शाहरुख गुल जी बेटा। सर प्रोजेक्ट की आउटलाइन कब देंगे? मैं वो दे दूंगा बेटा 1 आधे दिन तक। ठीक है, 1 आधे दिन तक आपको आ जाएगी, ईमेल ही कर दूंगा। ठीक है सर। ख्याल रखिएगा बेटा, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।